दोस्तों आज का ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो 35 टू 45 इयर्स की एज ब्रैकेट से बिलोंग करता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस एंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप 35 से 45 की एज में आते हो आप एक सेट बैट्समैन बन जाते हो। आप कोई फ्रेशर नहीं हो, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो बिल्कुल भी नौसिखिया है, मार्केट में पहली बार उतरा है, जॉब करने के लिए उतरा है। आप दोस्तों 35 की उम्र तक आते आते पूरी तरह से सेट हो चुके हो। आपने जिंदगी का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है। आपने लाइफ की जितनी भी रिस्क है, उससे रिलेटेड जितनी भी वोलेटिलिटी है, जो भी ऊपर नीचे होने वाला है आपकी जिंदगी में, उसका कहीं ना कहीं आपने अनुभव ले लिया है। और दोस्तों इस पड़ाव पर आते तक आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती है। आपके परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है, आपके बच्चों के एजुकेशन की, उनके भविष्य को सिक्योर करने की जिम्मेदारी बन जाती है। हो सकता है कि आप इस एज तक आते आते आपके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हो, तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके पीछे से हट चुका होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक अच्छी बात यह होती है कि जब तक आप 35 के होते हो तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई मैं किस फील्ड में वर्क कर रहा हूं, मैं यहां पर सेट हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, मेरा करियर प्रोग्रेशन किस तरह का होगा, और जब तक मैं रिटायर होऊंगा तो मोटा मोटा तौर पर मैं इस लेवल से और इस इनकम ब्रैकेट में रिटायर होऊंगा। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बना हुआ है रियलाइजेशन का कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे पर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको हेल्प करता है अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, अपने अगले एक्शंस तय करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों आपको इस एज में पक्के तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपका प्लान फेल ना हो जाए। दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। तो दोस्तों यहां पर हमको हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जानने की जरूरत है, उसको सही तरह से ट्रैक पे लाने की जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन द 10 पॉइंट्स व्हिच अ पर्सन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 35 टू 45 इयर्स शुड एंश्योर टू एंश्योर हिज सक्सेस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों जो सबसे पहला मुद्दा हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो होगा रिव्यू ऑफ लास्ट 10 इयर्स ऑफ योर लाइफ। मतलब कि दोस्तों जब भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम हमारे जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस को एक बार टटोलने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि जिंदगी में हमने किस तरह की गलतियां की है और कहां कहां पर हमको सक्सेस आया है। हमारे 20-25 साल की उम्र में जो सपने थे, क्या हम वो 35 तक आते आते पूरे कर पाए, क्या वो आधे पूरे हुए, या इसके ऊपर और भी हमको काम करने की जरूरत है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपने बहुत सारी जिंदगी में फाइनेंशियल गलतियां की होंगी, उसको भी एक बार एनालाइज करने की जरूरत है। और कहीं कहीं दोस्तों आपको बढ़िया फाइनेंशियल सक्सेस आया होगा, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों हमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह समझने की जरूरत है कि ऐसे कौन लोग हैं हमारे जिंदगी में जिन्होंने हमको सही टाइम पे सही तरह से गाइड किया, जिसके वजह से हम आज तक यहां पर पहुंचे। और उसी तरह के लोग हमको जिंदगी में ढूंढने जरूरी है। और दोस्तों इस स्टेप का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खुद का रिस्क असेसमेंट करना। अब दोस्तों क्या होता है, हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। कोई बहुत रिस्क चाहता है तो उसको हाई रिटर्न्स मिलता है, कोई कम रिस्क चाहता है और लो रिटर्न में भी सेटिस्फाई होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली कंडीशन देख के, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार है। अगर दोस्तों आपने ये रिस्क असेसमेंट का स्टेप यहां पर सही तरह से हासिल कर लिया, तो आपने अपने पिछले 10 साल की लाइफ को सही तरह से रिव्यू कर लिया है। और दोस्तों इस रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में एक आखिरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपका स्वॉट एनालिसिस करना है। मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी जिंदगी में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आने की संभावना आपको दिख रही है, और कहां कहां पर आपको थ्रेट्स दिख रही है जिससे आपको बच के रहना है। क्योंकि दोस्तों ये स्वॉट एनालिसिस ही आपकी आने वाली जिंदगी का अप्रोच सेट करने वाला है। और उसी के बेसिस पे दोस्तों आगे के जो 9 पॉइंट हम करने वाले हैं उसका दोस्तों हमको एनालिसिस करने में हेल्प होगा, उस पे हमको डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये रिव्यू क्या करने की जरूरत है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जब आप ऑफिस में भी काम करते हैं, जब आप किसी बिजनेस में भी काम करते हैं, तो अपने करंट स्टेटस को पहले रिव्यू करते हैं कि भाई आज हम यहां पर हैं, पहले हम यहां पर थे और यहां से आगे जाके हम यहां पर जाने वाले हैं। और उसी के बाद दोस्तों आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। वही दोस्तों मैटर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में भी। इसीलिए सबसे पहला स्टेप दोस्तों कीजिए, पेन एंड पेपर लीजिए, बैठिए, अपने लास्ट के 10 साल को रिव्यू कीजिए। उससे दोस्तों आपको एक पिक्चर मिलेगा जो आने वाले 25 सालों के लिए आपको गाइड करने वाला है, और उसी के बेसिस पे दोस्तों आने वाला अगला प्लान बनाने वाला है।
दोस्तों आज के डिस्कशन का जो दूसरा मुद्दा होगा वो ये होगा कि एट दिस एज ऑफ 35 टू 45 इयर्स सेविंग्स शुड बिकम योर प्रायोरिटी। दोस्तों हो सकता है कि जब आप जवानी में पहली बार जॉब पे लगे थे या आपने जिंदगी की पहली कमाई की, तब आपकी कमाई बहुत कम थी। आपके ऊपर एजुकेशन लोन्स थे, आपको पेरेंट्स से जो भी लोन आपने लिया था वो पैसा आपको वापस करना था। आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम थी लेकिन ऑब्लिगेशंस बहुत सारे थे, और उन सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा करते करते आपके हाथ में कुछ खास पैसा बचा नहीं, और शायद इसलिए आपने सेविंग्स नहीं की। और दोस्तों वहीं पर कुछ ऐसे फॉर्चुनेट लोग होंगे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा वहां पर सेव कर लिया, तो उनको डेफिनेटली इस जिंदगी के फाइनेंशियल प्लानिंग में उनको एक अपर हैंड मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम उन लोगों की भी बात करें जिन्होंने अपने जवानी के एज में कुछ पैसा सेव किया है, तो ज्यादातर तौर पर आपको यही दिखेगा कि लोगों ने किसी के एडवाइस पे पैसा सेव किया है, किसी के टिप पे पैसा सेव किया है, और कई उनको सक्सेस आया, कई उनको सक्सेस नहीं आया। लेकिन दोस्तों जैसे आप इस मिडिल एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं 35 से 45 में, आपकी जिंदगी में एक समझ क्रिएट हो जाती है, आपकी जिंदगी में एक मैच्योरिटी क्रिएट हो जाती है, और उस मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग का आपको फायदा अब लेना चाहिए। आपको डेफिनेटली अब ये पता है कि आप अगर पैसा आज से सेव करेंगे तो भविष्य में आपको फायदा होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद भी बहुत सारे लोग पैसा सेव नहीं कर पाते, और इसीलिए दोस्तों उनके जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जो भी लोग पैसा सही तरह से सेव नहीं कर पा रहे, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि भाई सेविंग करना अब ऑप्शनल नहीं बचा है, ये आपकी नेसेसिटी बन चुकी है। और दोस्तों आप ये समझिए कि आप अब एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम कमा रहे होंगे अपनी जिंदगी में, और उस इनकम का आपको डेफिनेटली कुछ अमाउंट निकालकर सेव करना ही है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल पक्के से रख लीजिए, तो ही दोस्तों आप सेविंग कर पाएंगे। तो अब अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं तो सेविंग्स का फॉर्मूला बहुत क्लियर होता है दोस्तों। सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आपको जिंदगी में सेविंग करनी है तो या तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, या तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब इन दोनों में से आप क्या करना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है। ज्यादातर लोग दोस्तों खर्चे कम करने के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इनकम बढ़ाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके ऊपर भी सोचिए। लेकिन दोस्तों या तो आप इनकम बढ़ाइए या तो आप एक्सपेंसेस कम कीजिए, लेकिन सेविंग्स जरूर कीजिए। अब दोस्तों इनकम कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस कम करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो आपको अपनी नीड्स और वांट्स अच्छे से समझना जरूरत है। मतलब कि दोस्तों आपके जिंदगी में आपकी जरूरतें क्या है और आपकी ख्वाहिशें क्या है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपने एक्सपेंसेस कम कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों मेरे पास रहने के लिए घर होना चाहिए, ये मेरी जरूरत है, लेकिन रहने के लिए एक आलीशान घर ही होना चाहिए, ये शायद मेरी ख्वाहिश हो सकती है। तो अगर आप इस ख्वाहिश को पूरा करते करते अच्छा पैसा सेव कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ख्वाहिश को पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं बच रहा है तो आप किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो सकते हैं जो रहने के लिए ठीक ठाक हो, और वहां पर आपको किराया कम पड़ रहा हो या आपको खर्चा कम पड़ रहा हो। उसी तरह से दोस्तों आप महंगे महंगे गैजेट्स का जो आपका शौक है, शायद आपने 20 से लेकर 35 साल तक वो पूरा कर लिया होगा। अब इसके बाद दोस्तों जरूरत के हिसाब से फोन्स खरीदिए, जरूरत के हिसाब से लैपटॉप्स खरीद दीजिए, जरूरत के हिसाब से और भी कोई गैजेट जो भी आप खरीदने वाले हैं उसको खरीद दीजिए। अननेसेसरी दोस्तों यहां पर पैसा खर्च करना बंद कीजिए, तभी दोस्तों आप सेविंग्स कर पाएंगे। अगर दोस्तों कोई ऐसा हाउस होल्ड है जहां पर दो लोग कमाने वाले हैं, मतलब कि मियां बीवी दोनों कमा रहे हैं, तो आपका तो डेफिनेटली एक गोल रहना चाहिए कि कम से कम एक आदमी की सैलरी पूरी तरह से सेव हो जाए और एक आदमी की सैलरी पर घर का खर्चा चले। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने सेविंग्स कर सकते हैं, और सेविंग्स करना मैं फिर से बता दूं कोई ऑप्शनल तरीका नहीं बचा हुआ है, दैट हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा रिविजिटिंग योर इंश्योरेंस नीड। दोस्तों ये पॉइंट हम यहां पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझना पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और स्पेशली जब आप 35 साल की एज ब्रैकेट में आ जाते हो तब ये कंसेप्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों 35 साल के आते आते आप अपने फैमिली के मेन ब्रेड विनर बन जाते हो, और अगर महीने के एंड में आप जितना पैसा कमा कर लाते हो वो अगर आपके घर में ना पहुंचे तो आपका परिवार बहुत बड़े तरह से फाइनेंशियल दिक्कत में आ सकता है। और दोस्तों ये किस तरह से हो सकता है, ये किसी भी इवेंचुअलिटी के केस में हो सकता है जहां पर या तो आपकी मृत्यु हो जाए, या दोस्तों आप इस तरह से बीमार पड़ जाए कि आप कहीं काम करने के लिए नहीं जा रहे और इसीलिए आपकी मंथली इनकम बंद हो गई है। तो दोस्तों हमको यहां पर लाइफ को और हमारी हेल्थ को इंश्योर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हो सकता है कि जवानी की एज में हम सब ने कोई ना कोई इंश्योरेंस लिया होगा, लेकिन दोस्तों वो इंश्योरेंस हमने क्यों लिया, कितना लिया और किसके कहने पर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम लोगों ने तो 25 साल की उम्र में इंश्योरेंस इसलिए ले लिया क्योंकि किसी चाचा मामा फूफा ने उनको वो इंश्योरेंस लाके चिपका दिया था, और उन्होंने ये इंश्योरेंस लेते वक्त कभी भी ये कैलकुलेट नहीं किया कि उनको एक्चुअल में इंश्योरेंस लेना कितने वैल्यू का चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आपको यही बात समझने की जरूरत है कि अब तक आपने जैसे डिसीजन लिए, अगर आप डिसीजन आगे लेते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो अब तक होते आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी का रुख बदलना है, आपको बढ़िया तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो अब आपको यहां पर सतर्क होना पड़ेगा और आपकी इंश्योरेंस नीड्स को समझना। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि एक बढ़िया सा मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, जहां पर आपकी किसी भी तरह की मेडिकल इवेंचुअलिटी को आप कवर कर ले। और दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाया कि आपको किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है और आपके साथ किस तरह के स्कैम्स हो सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों यहां पर ऊपर में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं उसका लिंक दूंगा, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल में हर बात बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने वो बात बताई कि जहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले फंसा सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचे तो टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि टर्म प्लान की बेनिफिट ये होता है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज बहुत बड़ा मिल जाएगा और आपका प्रीमियम बहुत कम होगा। मतलब कि अगर आप 35 साल की एज में हैं और आप तकरीबन 2 करोड़ रुपए का अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो अप्रोक्सीमेट इंश्योरेंस का प्रीमियम जो यहां पर पड़ेगा वो पड़ेगा तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए के बीच का। तो दोस्तों आपको सालाना देने 25 से 30 हजार रुपए, और अगर आपकी डेथ इवेंचुअलिटी हो जाती है तो आपके परिवार को 2 करोड़ तक का प्रोटेक्शन यहां पर मिलने की संभावना बन जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सवाल ये आ जाता है कि भैया जब भी मैं टर्म प्लान खरीदूंगा तो मुझे कितने वैल्यू का टर्म प्लान खरीदना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला यहां पर दे देता हूं। आप अपनी सालाना इनकम एक जगह लिख लीजिए, मतलब कि आप टेक होम सैलरी कितना लाते हैं घर पे उसको लिख लीजिए, आपके जितने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस बचे उसको लिख लीजिए, और दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका 50% का आपने इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखिए बात करते हैं। समझ लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो और साल का दोस्तों मोटा मोटा तौर पर आप 10 से 12 लाख रुपए घर पे ले आते हो। कैलकुलेशन के आसानी के लिए हम 10 लाख रुपए का फिगर पकड़ के चलेंगे, और समझ लीजिए आपके यहां पे 30 साल की सर्विस बची हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो 10 लाख रुपए सालाना आप कमा रहे हो उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो पता है कितना होगा, वो होगा 3 करोड़ रुपए। अब उसका 50% लेना है, वो होगा 1.5 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस यहां पर लेना चाहिए। और दोस्तों ये फिगर स्टैटिक नहीं रहेगा, ये आपको हर 5 साल बाद रिव्यू करना है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टर्म प्लान भी हर 5 साल में बढ़ाते जाना है। हो सकता है आपका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है, आपके परिवार की एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ रही है, उनकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ रही है, तो आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बढ़ते हुए इनकम के साथ में आपके परिवार का लाइफ स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, वो आपके जाने के बाद भी कम नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई ये जो 50% का फॉर्मूला तुमने दिया है क्या है सफिशिएंट है? तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझ लीजिए आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे थे और आपके डेथ के बाद में आपके वाइफ को 2 करोड़ रुपए मिल गए। आपने 3 से 4 करोड़ का अपना जिंदगी का एस्टिमेट निकाला था कि इतना पैसा मैं कमाऊंगा, उसका 50% आपने ले लिया 2 करोड़ रुपए, और आपके वाइफ को 2 करोड़ रुपए मिल गए। और समझ लीजिए आपके वाइफ ने 2 करोड़ रुपए बैंक के एफडी में रख दिए। तो करंट जो एफडी का रेट चल रहा है 6 से 6.5% का चल रहा है। तो चलिए समझ के चलते हैं कि भाई उनको मिलेगा 6% के हिसाब से, तो पता है उनको साल का कितना मिलेगा, उनको मिलेगा तकरीबन 12 लाख रुपए। अब टैक्स वैक्स सब काट में दोस्तों उनके हाथ में आ जाएगा 10 लाख रुपए, और ये एग्जैक्टली वही फिगर है जो हमने अज्यूम किया था कि हम साल में अपने घर में ला रहे हैं। तो दोस्तों आपके ना रहने से भी अगर आपने 50% अपनी टोटल लाइफ वैल्यू का जो है प्रीमियम लिया, इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो दोस्तों आपके परिवार को मोटा मोटा तौर पर उतनी इनकम आती रहेगी जितना आपके जिंदा रहते हुए आ रही है। तो आप फिजिकली भले वहां पर ना रहे, लेकिन फाइनेंशियली आप उनकी मदद तब भी कर रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों इस मुद्दे को याद रखिएगा, डू रिविजिट योर इंश्योरेंस नीड्स। दोस्तों जो चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो होगा रिविजिटिंग योर इमरजेंसी फंड नीड्स। अब दोस्तों जब आप 25 साल की उम्र के होंगे तो 25 साल में आपको लग रहा होगा कि मेरा इमरजेंसी फंड 2 लाख रुपए का होना चाहिए, और आपने उसकी व्यवस्था करके रखी। लेकिन दोस्तों जैसी आपकी एज बढ़ती है आपकी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। तो हो सकता है कि 35 साल की उम्र तक आपने 5 साल का इमरजेंसी फंड बनाया होगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये इमरजेंसी फंड है किस चीज का, तो हम मैं आपको बता दूं इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो किसी भी ऐसे शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए हमने बनाया हुआ है
जहां पर हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, आपको नया जॉब ढूंढने के लिए 1 साल से 2 साल का समय लग जाए। हो सकता है दोस्तों कि आपको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि आप 2-3 महीने तक ऑफिस ना जा पाओ। हो सकता है कुछ ऐसा मेजर खर्चा आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहां पर डिसलोकेट कर सकता है या आपको परेशानी में डाल सकता है। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था के लिए हम एक व्यवस्था बनाकर रखते हैं, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैक्सिमम लोगों ने अपना इमरजेंसी फंड बनाया होगा, नहीं बनाया तो कृपया करके बना लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस इमरजेंसी फंड के साथ में एक सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं और वो गलती होती है अपने इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बिठाकर रखना। याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह से आपके एज के साथ आपके इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपका इमरजेंसी फंड खुद ब खुद भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए उस पैसे को बैंक में आइडल मत रखिए, उसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टेड रखिए, उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट होना चाहिए, इस बात को इंश्योर कीजिए। अब दोस्तों ऐसा जैसे मैं बोलूंगा ना, बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, उस इमरजेंसी फंड को उठाएंगे और एक मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। और दोस्तों इससे बड़ा डिजास्टर आप अपने इमरजेंसी फंड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं हाईली वोलेटाइल होते हैं, वहां पर पैसा कम हो जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और आपका इमरजेंसी फंड आपको किसी भी हालत में इमरजेंसी आने पर आपके हाथ में मिलना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपको पता है क्या करना है, आपको वो फंड एकदम सेफ जगह रखना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो तो इमरजेंसी फंड को सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में लगाइए। मैं तो आपको कहूंगा कि इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड में लगाइए भी मत, उसको या तो आरडी करके रखिए या तो उसकी एफडी करके रखिए। 6-7% का इंटरेस्ट उस पर आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो इंश्योर कीजिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस पैसे को 2 दिन में अपने हाथ में ले सके। और दोस्तों इसीलिए ये बात समझिए कि आपको अपनी इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर उस पर रिटर्न जनरेट हो रहे हो, लेकिन वहां पर रिस्क जीरो होनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़ेगी तो फंड आप एक्सेस करते आना चाहिए, फंड आपके हाथ में आना चाहिए ताकि आपकी इमरजेंसी पूरी हो सके। दोस्तों जो 5वां पॉइंट हमको डिस्कस करने की जरूरत है वो होगा डूइंग अवर रिटायरमेंट प्लानिंग। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी होगी, या बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो भाई जिन भी लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा, कृपया करके सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट एक बहुत ट्रिकी चीज है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जिंदगी में मैं 60 पे रिटायर हो जाऊंगा, तो कुछ लोगों का प्लान होगा भाई मैं तो 40 पे रिटायर हो जाऊंगा या तो 50 पे रिटायर हो जाऊंगा। तो भाई जो भी आपको फिगर लगता है उस फिगर के लिए दोस्तों आप अपना प्लानिंग शुरू कीजिए। स्पेशली दोस्तों अगर आप आईटी इंडस्ट्री में से हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आईटी इंडस्ट्री में अगर आप रेगुलरली अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप खुद को टेक्निकली कॉम्पिटेंट नहीं करते रहेंगे, नए नए सर्टिफिकेशन नहीं करते रहेंगे, आप खुद को अगर यूजफुल साबित नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर रिटायरमेंट 45 साल के एज में भी थोप दिया जा सकता है। और दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की वॉलेटिलिटी है तो डेफिनेटली आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि जो आईटी एम्प्लॉइज है, जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज होती है, जहां पर ले ऑफ का डर रहता है, उन्होंने तो डेफिनेटली 25 साल की एज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको अब यहां पर करने की जरूरत है। और दोस्तों किस तरह से होगा, आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से हर महीने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा। आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए महीने के रिटायरमेंट के लिए सेव करने ही होंगे, तभी दोस्तों आप अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अब आइडियली दोस्तों आपकी जो मंथली इनकम होती है उसका 15 से 20% आपने अपने रिटायरमेंट के लिए डेफिनेटली सेव करना चाहिए। तभी दोस्तों आप एक अच्छा खासा लमसम कॉर्पस बना पाएंगे जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। अब रिटायरमेंट के बाद इनकम कैसे जनरेट करनी है उसके लिए मैंने बहुत डिटेल में बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया, जिसको 1 लाख व्यूज के ऊपर भी व्यूज आए हुए। अगर आप देखना चाहते तो लिंक ऊपर दिया, या तो वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं डालूंगा। लेकिन पते की बात यह है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब दोस्तों याद रखिएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है वो एक वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटी है। मतलब कि आप दौलत जनरेट करना चाहते हो और इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला प्रिंसिपल होगा वो होगा कंपाउंडिंग को समझना। अब दोस्तों जब मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं तो सीधा सीधा पॉइंट ये बनता है कि आप अपने पैसे को जितना ज्यादा समय दोगे बढ़ने के लिए, वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो समझ लीजिए आपने 25,000 रुपए हर महीने सेव किए फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, तो पता है आपका कॉर्पस कितना बनेगा? अगर वो पैसा 12% के रेट से इंक्रीज कर रहा है तो 40 साल में वो 25,000 रुपए महीना जो आप डिपॉजिट करेंगे वो तकरीबन 24 से 25 करोड़ का फिगर बन जाएगा। मतलब कि 25,000 प्रति महीना इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और आपने 40 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट किया तो आपकी जो वेल्थ बनेगी वो बनेगी 24 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में। लेकिन वहीं पर दोस्तों समझ लीजिए आपने 20 साल बाद ही प्लानिंग शुरू की और आपने अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ 20 साल का टाइम दिया, लेकिन आपने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन डबल कर दिया।
अब आप 50,000 रुपए महीना सेव कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12%। तो पता है दोस्तों आपका कॉर्पस कितना बनेगा? वो 5 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहां पर वो फर्क पड़ जाता है कि जितना ज्यादा टाइम आप अपने पैसे को देंगे उतना ज्यादा ही रिटर्न्स वो जनरेट करके देगा। इस बात को समझिए और जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग को स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों जब मैं वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटी कह रहा हूं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि रिटायरमेंट का जो भी फंड होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स पे दोस्तों आपका बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इमरजेंसी फंड के केस में बताया कि आपको इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो हाई रिटर्न हाई वोलेटिलिटी में नहीं डालना है, आपको उसको फिक्स रिटर्न में डालिए ताकि वो पैसा कभी भी आपके हाथ में है। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूं तो मैं आपको उल्टा एडवाइस यहां पर दूंगा। आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि आपका फंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न्स ले, क्योंकि आप 20 से 25 साल का हॉरिजॉन यहां पर लेके चल रहे हैं और 20 से 25 साल के हॉरिजॉन में हर तरह की वोलेटिलिटी एडजस्ट हो सकती है, हर तरह का रिटर्न भी पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों आप अपना पैसा हाई रिटर्न जनरेटिंग फंड्स में रखें, उसको फिक्स डिपॉजिट्स में ना रखें, उसको आरडी में ना रखें जहां पर आपको फिक्स रिटर्न आ रहा है पर बहुत कम रिटर्न आ रहा है। आप उसके लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए शेयर्स का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रॉपर्टी का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एनपीएस का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेक्स फंड को यूज कर सकते हैं, ईटीएफ को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में जिंदगी में है। इन सारे ऑप्शंस को यूज करके दोस्तों आप अपना रिटायरमेंट का फंड बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए वो होगा दोस्तों एनपीएस, मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम में बेहतरीन बात यह है कि उसमें तो एक लॉक इन है, आप 60 साल के पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते, इसलिए बाय डिफॉल्ट आप उसको मैक्सिमम समय देंगे, अपने रिटायरमेंट तक का समय देंगे। तो दोस्तों पैसा बाय डिफॉल्ट वहां पड़ेगा। एनपीएस का अगर आप जनरल रिटर्न देखेंगे तो आपको 12 से 15% के बीच का दिखेगा, जो बहुत हैंडसम रिटर्न माना जाता है। और दोस्तों इस स्कीम में बहुत अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज भी है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसमें से पैसा बाहर निकाल भी सकते हो। अगर आप एनपीएस को सही तरह समझना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको ऊपर में दिख रहा होगा, या तो वीडियो के एंड में भी मैं देके रखूंगा। जरूर दोस्तों एनपीएस के बारे में सोचिए। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम डिजाइन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ऑल द पॉइंट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर अ वेरी गुड रिटायरमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए और रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 चीज का ध्यान रखिए। आपको अपना पैसा बहुत लंबे समय तक लॉक्ड इन रखना है, आपको रेगुलरली हर महीना उसमें पैसा डालना है और वो पैसा आपकी एज के साथ, आपकी इनकम के साथ हर महीने बढ़ना भी चाहिए। अगर आप इस महीने 15,000 डाल रहे हैं तो आपको 2 साल बाद हर महीने कम से कम 20,000 रुपए डालना चाहिए, उसके 2 साल बाद आपको वही 30,000 करना चाहिए। जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे उतना दोस्तों आपको रिटर्न्स भी अच्छा आएगा। और तीसरा चीज दोस्तों डिसिप्लिन रखिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आप अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूं जिस व्यक्ति ने डिसिप्लिन रखा है वो एंड में जब रिटायर होता है तो उसके पास इतना बड़ा कॉर्पस बन जाता है कि वो अगर 85 से 100 साल तक भी जिंदा रहे तो उसका कॉर्पस को कम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली रिविजिट योर रिटायरमेंट प्लानिंग और जो मैंने मुद्दे यहां पर बताए उस पर ध्यान रखिएगा। वेल्थ बिल्डिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, हाई रिटर्न ऑप्शंस में दोस्तों अपना पैसा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए बना सकें। दोस्तों जो 6th पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इंक्रीजिंग योर इनकम। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 चीजें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंटली डिस्कस करूंगा। एक होगा इंक्रीजिंग योर इनकम एंड जनरेटिंग अ सेकंड इनकम। दोस्तों इन 2 चीजों में डिफरेंस होता है, तो पहले फोकस करते हैं इंक्रीजिंग इनकम में। तो दोस्तों जब आप 35 साल की उम्र में आते हो तब आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाते हो, आप अपने करियर में सेट हो जाते हो। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप एक अच्छे खासे मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे आ जाते हो। अगर आप दोस्तों आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस को अच्छे से एस्टेब्लिश करके आपको 10 से 12 साल हो गए होंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और दोस्तों ये जब आप इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं उसी फील्ड की बात कर रहा हूं जहां पर आप एक्चुअली काम करते हो, जहां पर आपको टेक्निकल कॉन्फिडेंस है और दोस्तों आपका कॉम्पिटेंस और आपकी कैपेबिलिटी आपको सपोर्ट कर सकती है सेम फील्ड में इनकम बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों जब मैं ये इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूं तो सेम फील्ड में किस तरह से हो सकता है? तो दोस्तों आपको अपने रिज्यूमे में वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने आप को रिलेवेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को और ज्यादा अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की जरूरत है। आपके पास जो स्किल सेट है उसके अलावा आपको एक और स्किल डेवलप करने की जरूरत है, आपको नए क्वालिफिकेशन ऐड करने की जरूरत है, आपको नए सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है। स्पेशली जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वकालत में हैं, अगर आप मेडिकल में हैं, अगर आप आईटी में हैं, तो आपको खुद को अपडेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो रिज्यूमे है दोस्तों, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक लगनी चाहिए, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके एम्प्लॉयर को भी। तभी दोस्तों आपको करियर में आगे जाने में हेल्प होगा। वरना आईटी सेक्टर समान सेक्टर में तो दोस्तों ले ऑफ्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक
टर्म होता है रिडंडेंसी, वो रिडंडेंसी इतनी जल्दी आपकी जिंदगी में आ जाएगी कि आप नए टेक्निकल कॉम्पिटेंस को हासिल करने की जो आपकी एबिलिटी है उसको आप खो देंगे। और जैसे ही आप रिडंडेंट हो जाएंगे, कंपनीज आपको जॉब से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों हर साल अपने लिए एक नया स्किल जनरेट कीजिए, एक नया सर्टिफिकेशन ऐड कीजिए। अगर आपने अच्छा खासा सेविंग्स कर लिया है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके खुद को अपग्रेड कीजिए, एक नया क्वालिफिकेशन कीजिए। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं एमबीए कीजिए, एमटेक करना चाहते हैं एमटेक कीजिए, या अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं पार्ट टाइम में तो पीएचडी कीजिए। पर अपने आप को दोस्तों अपडेटेड रखिए, लोगों को दिखाइए कि आप अभी भी लर्निंग एबिलिटी रखते हैं, आप अभी भी सीखने को तैयार है और आने वाले चैलेंजेस को आप बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मैं इनकम इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर जॉब शिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आपको किसी जॉब में पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है, अगर आप कंपनी शिफ्ट कर जाते हो, स्विच कर जाते हो, अगर आपका पैकेज वहां पर बढ़ रहा है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी आपको ऑफर दे कहीं और माइग्रेट करने का, किसी ऐसे लोकेशन पे जहां पर कोई और नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी इनकम अच्छी खासी रेंज में बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों क्योंकि आप इस फील्ड में अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप अपनी पर्सनल कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इंक्रीज योर इनकम की मैं बात कर रहा हूं ना, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल नेसेसिटी है। क्योंकि 35 साल के एज तक आते आते भले ही आपकी इनकम कितनी बढ़ जाए, आपके खर्चे भी उतनी बढ़ेंगे। और 99% लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मुझे और पैसा कमाने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपकी अंतरात्मा आपको आवाज दे रही है कि आपको और पैसे कमाने की जरूरत है, तो आवाज बिल्कुल सही है। या तो अपना पैकेज बढ़ाइए, या तो आप अपने अलाउंसेस बढ़वा लीजिए अपने कंपनी से, या तो दोस्तों जॉब शिफ्ट कर लीजिए, या तो किसी ऐसे जगह पर स्विच हो जाइए जहां पर आपका पैसा बचेगा और सेम इनकम में आप ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में सोचिए, फ्रीलांसिंग के बारे में सोचिए, कंसल्टिंग के बारे में सोचिए। अपनी जो वैल्यू आपने लास्ट 15 साल में बनाई है उसको किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और इसीलिए दोस्तों इंक्रीजिंग योर इनकम इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, आपको ये नेसेसरीली करना ही है। और दोस्तों इस मुद्दे को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूंगा। जब भी आप फेसबुक पे वगैरह स्क्रॉल कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी एड दिख रही होंगी कि आइए हम आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिखा देंगे, आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे, आपको स्टॉक मार्केट में एक दिन में एक्सपर्ट बना देंगे। मैं आपको एक वार्निंग देता हूं कि इन सब चीजों से बिल्कुल भी दूर रहिए। अगर ऑलरेडी आपको वो चीज अच्छे तरह से नहीं आती है, अगर आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़िए। दैट इज अ हाईली कैपिटल डिस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग इन योर लाइफ। दोस्तों इन सब चीजों में पैसा बनता है, लेकिन हर किसी का नहीं बनता है। और मैंने अपनी जिंदगी में ऑन एन एवरेज जितने भी लोग देखे, सबने पैसा ट्रेडिंग में एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गवाया। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इससे दूर रहिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म पैसा कमाइए, उसी पे ध्यान दीजिए। दोस्तों इस सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ये सारी एक्टिविटी आपका पैसा, आपका मेन कैपिटल बर्बाद कर देंगी। और इस एज में अगर आप बैकफुट पर आ जाते हो तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर ले रहे हो। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर नहीं समझता है तो कृपया इससे दूर रहिए। दोस्तों जो 7th पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा जनरेटिंग सेकंड इनकम। अब दोस्तों इंक्रीजिंग योर इनकम और जनरेटिंग सेकंड इनकम यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी मैं इंक्रीजिंग इनकम की बात कर रहा हूं तो आपको अपने फील्ड से या अपने रेगुलर वर्क प्लेस पे मैं इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूं, जो आप अपना स्किल बढ़ाकर कर सकते हैं, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाकर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं सेकंड इनकम की बात कर रहा हूं तो सेकंड इनकम दोस्तों आपको अपने रेगुलर फील्ड के अलावा कुछ और सेकंड इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, किसी और जगह पर जनरेट करनी पड़ेगी। उसकी बात दोस्तों मैं यहां पर कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको बताऊं, रेंटल इनकम अगर आप कहीं से जनरेट कर पा रहे हो तो आपकी सेकंड इनकम होगी। अगर आपने कहीं से रॉयल्टीज क्रिएट की, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो बना के रॉयल्टीज क्रिएट कर सकते हो, या तो आप बुक्स लिखकर रॉयल्टीज क्रिएट कर सकते हो, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खुद की क्रिएट करके आप उस पर रॉयल्टीज क्रिएट कर सकते हो, तो दोस्तों उसको हम कहेंगे सेकंड इनकम। तो दोस्तों सेकंड इनकम जनरेट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर दोस्तों हम सेकंड इनकम की बात करें तो हो सकता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स अभी तक किए होंगे उसके ऊपर रेगुलरली आपको डिविडेंड आ रहा होगा, या आपकी अगर कोई हॉबी है तो आप उसको सही तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र हैं, वो पेंसिल स्केचिंग पहले अच्छी करते थे, उन्होंने अपनी स्किल को और थोड़ा सा होन किया और आज दोस्तों महीने का 20 से 25 हजार रुपए वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के स्केचेस बना के उनको बेचते हैं और उसके ऊपर दोस्तों कमा लेते हैं। तो आप अपनी हॉबी को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने एक अच्छा खासा फंड बना लिया है पहले से, आपके पास थोड़ा पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको गारंटीड रिटर्न्स प्लान में पैसा लगा सकते हैं।
हो सकता है आपको रिटर्न वहां पे 6 से 7% का है, लेकिन रेगुलर इनकम आपकी महीने की 20 से 25 हजार रुपए अगर शुरू हो जाती है दोस्तों, तो कोई बुरा नहीं है। हमेशा सिर्फ रिटर्न्स के पीछे दौड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयारी रखनी पड़ती है कि जैसे मेरी जॉब चलेगी, मुझे 2-3 साल लगने वाले नया जॉब ढूंढने के लिए, या मैं कुछ बिजनेस सेट करना चाहता हूं इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और 1-1.5 साल में खुद का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो वहां पर मंथली कम से कम 30-40 हजार रुपए मेरे को आते रहे तो मेरा खाने पीने का जुगाड़ होते रहेगा। तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको सोचना चाहिए। और दोस्तों जब भी मैं सेकंड इनकम की बात कर रहा हूं, तो मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कल से मेरी इनकम शुरू हो जानी चाहिए ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। ये आपको 10 साल का हॉरिजॉन रख के चलना पड़ेगा। और दोस्तों एक जो थंब रूल कहता है वो ये है कि जब भी आप सेकंड इनकम की सोच रहे हो, तो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग मंथली इनकम है उसका एटलीस्ट 50% दोस्तों आपको जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब कि समझ लीजिए आज आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। अब भाई पहली मैं एक डिस्क्लेमर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते बोलते हैं हमारी तो 1 लाख की सैलरी नहीं, हम तो बहुत कम कमाते हैं तो हम क्या करें। भाई मैं एक राउंड फिगर लेता हूं जब भी एक्सप्लेनेशन देता हूं, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में इजी हो, वीडियो में कोई डिस्ट्रप्शन ना है और मैं आपको आसानी से बता सकूं। और दोस्तों इसीलिए मैं 1 लाख का फिगर ले रहा हूं। आप अपने हिसाब से इसको प्रोराटा लगा लीजिए, जैसा भी आपको लग रहा होगा। आपकी 50,000 है तो 50,000 के हिसाब से आप दोस्तों कैलकुलेशन कर दीजिए। बस मैं यहाँ पे एक आपको इलस्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझ लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो उसका 50% मतलब कितना होता है, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज की आपको कल से जनरेट करना है? नहीं नहीं, इतना जल्दी होगा भी नहीं। आपको अगले 10 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो मोनेटाइज कर सकते हैं। आप ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो आप बाद में कहीं पर इन्वेस्ट करके उसके डिविडेंड्स पे या उसके मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपको आएंगे उससे दोस्तों आप जनरेट कर सकते हैं। या कोई आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसका जो रेंटल आएगा वो 10 साल बाद दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए का आएगा। इस पे ध्यान देना। अब इससे होगा क्या कि 10 साल बाद जो आपकी रेगुलर इनकम है वो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपीज हो जाएगी। और वहां पर अगर आप 50,000 का रिटर्न जनरेट करते हो तो आप अपने एक्चुअल रेगुलर इनकम का तकरीबन 25% जनरेट कर लेते हो। और समझ लीजिए कोई इवेंचुअलिटी आती है जहां पर आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए किसी रीजन से, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगा जिससे आपको एक कुशन मिल जाएगा अच्छे डिसीजन लेने के लिए। आप वहां पर पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां दोस्तों पैनिक मोड में हो जाती है। जब मरता क्या ना करता सिचुएशन होती है तो आदमी कुछ भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू को डिग्रेड कर लेता है और कम से कम पैसे में काम करने लगता है। लेकिन अगर आपके पास कुशन है 50,000 रुपए का, तो आप वहां पर सेफली थ्रू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए सेकंड इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। और सेकंड इनकम आपको यहां से, मतलब अगर आप 35 साल के एज से, तो आपका प्लान 45 तक एस्टेब्लिश होने का होना चाहिए। तभी दोस्तों आप हैंडसमली अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई ये जो सेकंड इनकम जनरेट करने की बात करें इसके लिए टाइम कहां है भाई, मैं कैसे मेरी हॉबी डेवलप कर लूंगा। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल पॉसिबल है। हर किसी के पास जिंदगी में 24 घंटे ही होता है। उसमें दोस्तों अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपके व्यक्ति होंगे, आपके दोस्त होंगे जो बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों उनसे सीखिए। और अपना पैशन कैसे जानना है, 24 घंटे में से वो 25वां घंटा कैसे चूज कर निकालना है जिसको यूटिलाइज करके मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूं, उसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक यहां पर ऊपर में या तो एंड में दिया होगा, हाउ टू फॉलो योर पैशन व्हाइल डूइंग योर जॉब, इस टाइटल से आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने मेरे जिंदगी में ये चीजें की है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप भी कर सकते हो और बिल्कुल पॉसिबल है। तो जनरेटिंग सेकंड इनकम शुड नॉट बी एन ऑप्शन, इट शुड बी नेसेसिटी। आप नहीं करेंगे तो आप भुगतेंगे, अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया तरह से गुलजार होने वाली है। दोस्तों जो 8वां पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा बिल्डिंग फंड फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब जनरली मैक्सिमम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, उनको पता होता है कि एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली पैसा बचाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पता है इस चीज को ओवर प्रायोरिटाइज कर देते हैं, मतलब कि वो अपना रिटायरमेंट फंड बनाना भूल जाते हैं, सिर्फ बच्चों का एजुकेशन फंड ही क्रिएट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं, क्योंकि 10-15 हजार वहां के देना मैं बच्चों के लिए रख दूंगा, ऐसा सोच के डालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बच्चों का एजुकेशन हम कर क्यों रहे, ताकि उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सके, वो एक अच्छा इनकम जनरेट कर सके, खुश रह सके, इसलिए ना दोस्तों। तो दोस्तों आप जब एक्चुअली कमा रहे हो, आपका परिवार जब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपने खुद की प्लानिंग सही तरह से नहीं की तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान करने वाले हो। क्योंकि बच्चे तो शायद फ्यूचर में कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, लेकिन आप तो डेफिनेटली कमा रहे हो, तो अपने लिए तो पहले सोच लो। तो बच्चों के लिए पैसा बचाइए। अगर आप सफिशिएंटली कमा रहे हैं, आप मंथली बेसिस पर 5 से 10 हजार रुपए भी अगर बच्चे के लिए डालेंगे तो आप एक सफिशिएंट टारगेट कॉर्पस बना लेंगे। अब दोस्तों जब मैं टारगेट कॉर्पस की बात करता हूं, सडनली लोग पता है क्या करते हैं, मैं 50 लाख रुपए मेरे बच्चे के लिए बचाऊंगा, मैं 2 करोड़ रुपए मेरे बच्चे के लिए बचाऊंगा। तो भाई ऐसे टारगेट खुद के लिए ना रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा अपने बच्चों के लिए बचा के रख रहे हैं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपके बच्चे वैसे ही नालायक निकलने वाले हैं। बच्चों को लायक करने पे ध्यान दीजिए, उनकी एबिलिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा लायक है तो उसके पीछे करोड़ों रुपए पैसा लगा के भी आप फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा नालायक बन गया, अगर आपके बच्चे में कैपेबिलिटी ही नहीं है
कि भाई वो किसी तरह से अच्छा टैलेंट हासिल कर सके, तो आप उसके ऊपर कितना भी पैसा खर्च करेंगे तो आप उसका भविष्य भी खतरे में डालेंगे और खुद का भविष्य भी खतरे में डालेंगे। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जिनके बच्चों में कोई टैलेंट नहीं होता, कोई कैपेबिलिटी नहीं होता, पीएमटी की एग्जाम पास नहीं कर पाते, नीट पास नहीं कर पाते, लेकिन 2-2 करोड़ रुपए देके उनको एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे हैं। भाई ऐसा बच्चा डॉक्टर बन भी जाएगा तो कितना अच्छा डॉक्टर बनेगा। और डॉक्टरी के फील्ड में अगर पीजी या स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा तो वैसे भी कुछ खास कमा नहीं पाएगा। सिर्फ प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर आज के जमाने में कुछ भी नहीं कमाता है, तो आप 2 करोड़ रुपए वहां पर लगा तो देंगे, लेकिन उससे कोई रिटर्न नहीं आएगा। उससे अच्छा भैया उसको साधारण फार्मासिस्ट बनाते या होम्योपैथिक डॉक्टर बनाते या इंजीनियर बना देते, और वही 2 करोड़ रुपए जो उसके एजुकेशन पे लगा रहे हो वो उसके नाम से फिक्स रख देते 6% की रेट से, तो सालाना 12-13 लाख का दोस्तों उसका रिटर्न जनरेट हो जाता। वो उसकी वैसी एक इनकम जनरेट हो जाती है, जिंदगी में ज्यादा अच्छा करता है। और बहुत सारे बच्चों को पता है क्या होता है, उनका लाइकिंग या उनका जो ओरिएंटेशन है वो जल्दी नहीं पता चलता। हो सकता है उनको 30 साल की उम्र में पता चले कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे ये फलाना फलाना चीज करनी है, तब दोस्तों उनके हाथ में पैसा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो डेफिनेटली एजुकेशन पे उसके पैसा लगाइए। पैसा तो बचाना ही है, पैसा बचाना है, कॉर्पस तो क्रिएट करना है, लेकिन लगाना कब है ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सच में आपके बच्चे में उतना टैलेंट है कि जितना रिटर्न पैसा आप उसके ऊपर लगाएंगे उतना रिटर्न वो आपको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पा रहा तो आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। वो पैसा उसके लिए बचा के रखिए, उसको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने में हेल्प कीजिए, ताकि अगर किसी रीजन से जिंदगी में वो कम पैसा कमा रहा है, कम सक्सेसफुल हो पा रहा है। दोस्तों पहली बात तो सिर्फ पैसा कमाने सक्सेस नहीं होता, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं तो आप बाकी चीजें भी ठीक ठाक कर लेंगे, एटलीस्ट उसका ऑप्शन आपके पास होगा। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा सही तरह से पैसा कमाने लायक नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, जो हो सकता है उसको तब मददगार साबित हो जब उसकी लाइकिंग उसको मिल जाए, वो जिंदगी में अच्छा करना शुरू कर दे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करने की जो बात है वो ये है कि आपको खुद पे फोकस करना है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, आपका इंश्योरेंस नीड्स आपको पूरी करनी है, आपकी इमरजेंसी फंड पूरी करनी है। आप खुद कमा रहे हो तो खुद का इनकम बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, सेकंड इनकम जनरेट करने पे ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों हर महीने रेगुलर तरह से 5 से 10 हजार रुपए बच्चों के नाम पे डाल के रखिए। आप सफिशिएंटली 25 से 30 लाख का या 50 लाख का फंड बना लेंगे, और उतना फंड दोस्तों किसी भी समय पर सफिशिएंट होगा। अगर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है, अगर आप कमाते हुए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, उसको और प्रायोरिटाइज मत कीजिए, बाकी चीजों को सैक्रिफाइस करके मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बारे में देखना है, उसके बाद आपको अपने बच्चों के बारे में देखना है। आपने अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर साबित की है, आपके पेरेंट्स ने आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी, आपको भी अपने बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करनी है। उनको अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनको हेल्प करना है, छोड़ देना है, और उसके लिए बेसिक सपोर्ट की आप तैयारी करके रखिए, उनको आप पे डिपेंडेंट ना होने दे। तो दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने खींच लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। बस बच्चों के एजुकेशन पे पैसा लगा देने से बच्चा सेट हो जाएगा, ये जो मेंटेलिटी है ये बहुत बेकार मेंटेलिटी है, इससे कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होने वाला है। बच्चों के एजुकेशन पे सही तरह से पैसा लगाना है। अगर बच्चे एजुकेशन करने लायक नहीं है तो उनके लिए पैसा बचा के उनको अलग से सेट करने की आपको तैयारी करनी चाहिए, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों जो 9वां मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो होगा रेंटिंग और बाइंग हाउस। अब दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं इसके ऊपर जैसे ही मैं इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा फाइनेंशियल सेंस की बात करेंगे। अगर आप इमोशनल है कि मेरा जिंदगी में एक घर तो होना ही चाहिए, तो बिल्कुल घर खरीदिए, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली साउंड डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि घर नहीं खरीदना, मैं आपके सामने मुद्दे रखता हूं, आप देखिए आपको कैसा लगता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में रेंटल वैल्यूज बहुत कम है, मतलब कि अगर कोई घर 1 करोड़ का है, उस घर को अगर किराए पे रखा जाए तो आपको सालाना 2.5 से 3% का रिटर्न आएगा। मतलब कि अगर कोई आदमी 1 करोड़ के घर को किराए पर ले लेता है तो उसको सालाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपीस का दोस्तों किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो घर की कीमत है उसका सिर्फ 2.5% से 3% ही आपको रेंटल वैल्यू देना है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको किराए पर रहना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर समझ लीजिए आपने 1 करोड़ का घर खरीद लिया ऐसे इलाके में जहां पर यह सिचुएशन है, जहां पर 2.5% से 3% का रेंटल यील्ड बनता है, तो दोस्तों आपका घर होगा 1 करोड़ रुपए का, और आप उसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे जो अपने जेब से देंगे। फिर आप उसके ऊपर 60 लाख रुपए का तकरीबन लोन लेंगे 9% के रेट से। आप जो 60 लाख रुपए पे 9% के रेट से आप इंटरेस्ट देंगे दोस्तों, वो होगा 5.4 लाख रुपीस पर एनम, है ना। और आपने जो 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट के तौर पर दे दिए वो भी आपके हाथ से चले गए। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर ये पैसा प्रॉपर्टी में नहीं डालते, कहीं और डालते, इंडेक्स फंड में डालते जो 12% के रेट से बढ़ता ही बढ़ता है, तो दोस्तों वहां पर भी तो आपको रिटर्न जनरेट होता। तो आप इंटरेस्ट भर रहे हो 60 लाख पे 5.4 लाख रुपीस का, ये जो 40 लाख रुपीस आप 12% से इंटरेस्ट पे 12% के इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्ट करते, इस पे आपको तकरीबन 4.8 to 5 लाख जनरेट होता। मतलब कि आप सालाना 10 लाख रुपए स्ट्रेट अवे यहां पर खो रहे हो, और आपको मिल क्या रहा है, आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलेगा साल का
4 से 5 लाख रुपए का, और आपको जो रेंटल वैल्यू आएगी वो आएगी 2 से 2.5 लाख रुपए की। तो दोस्तों अगर आप किराए पर रहते और आपने घर नहीं खरीदा होता, और जो 40 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट के लिए दे रहे हो उसी को सिर्फ 12% से इंडेक्स फंड में रखते, तो भी आपका साल का 4.8 लाख जनरेट हो जाता, जो आपके रेंटल वैल्यू से डबल होगा। रेंट आप दे रहे हो 2.4 से 3 लाख रुपीस, और आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है 4.8 लाख रुपीस। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने फिगर्स रखे, ये वहां पर काम कर जाता है जहां पर रेंटल वैल्यूज कम है। और जनरली अगर आप शहर देखेंगे, जो टायर 1 शहर देखेंगे, जैसे कि नागपुर हो गया या हैदराबाद हो गया, या हैदराबाद तो इनफैक्ट मेट्रो है लेकिन हैदराबाद में रेंटल वैल्यूज बहुत कम है, तो दोस्तों वहां पर किराए पर रहना आपको ज्यादा प्रेफरेबल होगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पर रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टी के 6 से 7% की, समझ लीजिए बैंगलोर में रहे हो, बैंगलोर बहुत कॉस्टली, अगर आप किराए का घर लेने जाएंगे तो आपको 1 करोड़ के घर के लिए साल का 6 लाख से 7 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। वही अगर आप दुबई, लंदन समान महंगे महंगे शहरों में रह रहे हो तो वहां पर तो और भी ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वहां पर दोस्तों घर खरीदने का सेंस बनता है, क्योंकि अगर मैं साल का 6 से 7% एक्सपेंसेस में दे रहा हूं, मेरे रेंटल एक्सपेंसेस में दे रहा हूं, तो भाई मैं 2% देके खुद का ओनरशिप ना ले लूं उस घर का। तो वहां पर दोस्तों घर बनाने का सेंस बनता है कि भाई मैं साल का अगर 6 से 7% उसको दे रहा हूं तो 9% का हाउसिंग लोन लेके प्रॉपर्टी खुद की बना लूंगा, एंड में कुछ तो मेरे पास बचेगा। तो दोस्तों वहां पर सेंस बनता है। तो जब भी आप रेंटिंग या बाइंग का डिसीजन लेंगे दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रेंटल यील्ड कितना आ रहा है। अगर रेंटल यील्ड 2 से 3% का है, घर को रेंट कर लीजिए। अगर रेंटल यील्ड 6 से 7% का है, घर खरीद लीजिए। और दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई अगर मैंने घर नहीं खरीदा तो फिर मेरे को रियल एस्टेट का फायदा कैसे होगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में घर खरीदने जाऊंगा तो जमीन की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ के घर के लिए आप 40 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं पे लगाने वाले थे, तो भाई उसी 40 लाख में से 20 लाख रुपए लगाइए, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए। बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत भरिए, कहीं से लोन मत लीजिए, आपके पास वो पैसा था, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए, बाकी 20 लाख को सीधे से इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले 5 साल बाद फिर से 10 से 12 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए, फिर थोड़ा सा पैसा बचाइए, फिर थोड़ा सा एक और छोटा प्लॉट खरीद लीजिए। अगर आप 10-10, 12-12 लाख के 2 से 3 प्लॉट खरीदेंगे तो आपका जो रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन है उसको आप हेज कर लेंगे। मतलब कि फ्यूचर में अगर आप कभी 1 से 2 करोड़ का घर खरीदने जाएंगे तो उसमें जो लैंड की वैल्यू होगी वो इन प्लॉट से कवर हो जाएगी, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू देनी पड़ेगी। और दोस्तों आपने सब कब किया पता है? जब आपने कोई भी होम लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया। तो ये तरीका सोचने लायक है कि भाई अगर मैं एक 10 लाख का प्लॉट खरीदूंगा, दूसरा 10 लाख का प्लॉट खरीदूंगा, तीसरा 10 लाख का प्लॉट खरीदूंगा, और 10 साल बाद अगर इस 30 लाख की वैल्यू समझ लीजिए 1 करोड़ हो जाती है बढ़ के, या 70 लाख हो जाती है, और उस टाइम पे 1 करोड़ का अगर 1.5 करोड़ का हो जाता है, तो इसी प्लॉट्स को बेच के मैं जमीन की वैल्यू ऑफसेट कर दूंगा और एंड में अपना खुद का घर बना पाऊंगा। और भाई अगर आप सस्ते शहरों में रह रहे हो तो घर बनाने के चक्कर में पड़ो ही मत, मरते दम तक किराए पर रहो, आप ज्यादा फायदे में रहोगे, आपके पास ज्यादा कैश इन हैंड रहेगा यूज करने के लिए। तो इमोशनल वैल्यू होना एक अलग बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भी आप दोस्तों यहां पर सही डिसीजन ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहां तक 9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 10वां पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप फाइनेंस में अच्छे नहीं है तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई फाइनेंशियल प्लानर तो पैसा चार्ज कर लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई आप एजुकेशन तो घर बैठ के किताबें पढ़ के भी ले सकते हो, आप एजुकेशन यूट्यूब देख के भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्कूल की फीस भरते हो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक्सपर्ट तरीके के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी एक्सपर्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको वो सिस्टमैटिक एडवाइस देता है, आपको सिस्टमैटिक सिलेबस फॉलो करवाता है। तभी दोस्तों जब आप 10th और 12th निकलेंगे तो आपका एजुकेशन सिस्टमैटिक होगा। उसी तरह से दोस्तों जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप खुद करने के लिए सक्षम है तो बिल्कुल कीजिए, अगर नहीं है, आपको टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है, तो आप थोड़ा पैसा दोस्तों फाइनेंशियल प्लानर पे खर्च कीजिए। क्योंकि वो जो बंदा वहां पर बैठा है वो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, उसको मार्केट के सारे ऑप्शंस पता है, वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन दे सकता है, वो आपका रिस्क असेसमेंट कर सकता है, वो आपको ये बता सकता है कि कब आपको पैसा एफडी में रखना है, कब आपको म्यूचुअल फंड में रखना है, कब आपको प्रॉपर्टी में रखना है। और दोस्तों इन सब चीजों के लिए अगर वो थोड़ा सा पैसा आपको चार्ज कर रहा है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और गलत तरह से इन्वेस्ट करेंगे और आपको सिर्फ 5% का रिटर्न आ रहा है, तो आपको सिर्फ 5 लाख का रिटर्न आएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानर आपको वहीं पर 12 से 13% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो 1 करोड़ पे आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट करवा सकता है। और उसके लिए अगर वो 10 से 12 हजार रुपए चार्ज कर रहा है तो कुछ बुरी बात नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये सब ना गिद्ध बैठे हुए हैं, सियार बैठे हुए मुझे नोचने के लिए, ये तो मेरी कोई मदद करेंगे नहीं, पर पैसा ले लेंगे, वही चीज बताएंगे जो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक टीचर को वैल्यू देते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर को भी वैल्यू देनी चाहिए, और आपने उसके कंसल्टेशंस के साथ ही दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप खुद सक्षम है तो खुद कीजिए,
नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए, क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि भाई हम तो सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट वो सीख लेंगे का समय कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी में बहुत बिजी है, हमको घर को समय देना है, ऑफिस को समय देना है, बच्चों को समय देना है, अपने एम्बिशंस को समय देना है, पैशंस को फॉलो करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो भाई क्या क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बर्डन अगर उसमें ऐड कर लेंगे तो खुद को बहुत फंसा हुआ पाएंगे। अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए। 10 से 12 हजार रुपए खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अगर इससे आपको लाखों का रिटर्न जनरेट हो रहा है तो आपको ज्यादा फायदा देगा, है ना। तो दोस्तों हर कोई यहां पर पेट चलाने के लिए बैठा है, फाइनेंशियल प्लानर भी पेट चलाने के लिए बैठा है, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है तो उसका पेट चलाने में अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपका रिटायरमेंट सिक्योर करने में भी आपकी मदद करेगा। अब दोस्तों ये 10 पॉइंट यहां पर खत्म हो जाता है। एक 11वीं टिप मैं आपको देता हूं। आपने जिंदगी भर पैसा बचाया, जिंदगी भर फाइनेंशियल प्लानिंग की, लेकिन आप मर गए, आपके परिवार को पता ही नहीं कि आपके प्लॉट्स कहां पर है, आपके प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट कहां पर है, आपके म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स कहां पर है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कहां पर रखी हुई है, तो ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा, आपका परिवार फिर भी रास्ते पे आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपका डेथ फोल्डर बनाना। आपको ये लिख के रखना कि भाई कहां पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कहां पर लगे, जब मेरी मृत्यु हो जाएंगी तो वो पैसा कैसे आपका परिवार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको लिख के रखना बहुत जरूरी है। और सिस्टमेटिक तरह से कैसे किया जाता है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, और मेरे जिंदगी में बनाया हुआ सबसे बेहतरीन और सबसे वैल्यू एडिंग अगर वीडियो कोई है दोस्तों तो वो है हाउ टू क्रिएट योर डेथ फोल्डर। इसका लिंक दोस्तों यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, या तो आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको कुछ ऐसे इंसाइट देगा जो आपकी जिंदगी भर की कमाई को आपके मरने के बाद आपके परिवार के हाथ में सौंप सकता है। तो दोस्तों इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डू वॉच दैट वीडियो। मैं अपना वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक अच्छी हैबिट प्रमोट कर रहा हूं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका करोड़ों रुपया इसलिए गायब हो गया क्योंकि उनके परिवार को पता ही नहीं कि करोड़ रुपया क्लेम कैसे करना है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना है, इसके लिए हाउ टू क्रिएट योर डेथ फोल्डर का वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा है कि मैंने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैलिडेशन किया है, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे विचारों से असहमत हैं तो पक्का बताइएगा, क्योंकि वहां पर डिस्कशन बनता है और इससे हम ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं, ज्यादा अच्छी एडवाइस आपके लिए ला सकते हैं। तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।